हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के क्लास 10th जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। और ये चैप्टर नंबर 4th है और ये लास्ट चैप्टर होगा और इसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी। आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड 40+ MCQ डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट MNC? MNC के बारे में इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए MNC इज ए कंपनी डेट ऑन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। यानी कि MNC एक कंपनी है जिसका ऑन और कंट्रोल प्रोडक्शन कितने देश में होता है? मोर देन वन नेशन। यस, बिल्कुल सही है। सेकंड, MNC सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। यानी कि MNC अपने जो भी बिजनेस सेटअप करती है वो वहाँ पे करते हैं जहाँ पर उसको चीप लेबर अवेलेबल हो सके और साथ के साथ सारे रिसोर्स अवेलेबल हो जाए। सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी, दिस इज डन सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो कम से कम हो एंड द MNC कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, और MNC को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। यही तो इनका मेन मोटिव होता है जिसकी वजह से वो दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करती है। सो सी भी सही है, इसका मतलब इसके हमारे तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज। इसका मतलब जो भी बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती है और रेस्ट्रिक्शन होता है, जो कौन इस्टेब्लिश करता है? गवर्नमेंट। अगर इसको हटा दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन। सेकंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिबरलाइजेशन। और इसके अलावा जो ऑप्शन है वो हम लोग जैसे ग्लोबलाइजेशन है वो डिटेल से पढ़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग होता है कि जो कंट्रोल है वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें नोट आ गया, कौन सा इन्वॉल्व नहीं करता आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। यस, ये होता है। सेकंड, मोर गुड्स एंड सर्विस मूविंग बिटवीन कंट्रीज। यस, ग्लोबलाइजेशन बी भी बिल्कुल सही है, ये भी होता है। सी, इंक्रीज टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट। नो, ये गलत है। और नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मूवमेंट होता है। ये भी सही है। हमें इसमें बताना था नॉट इन्वॉल्व। सी नहीं है। थर्ड का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। लिबरलाइजेशन में से इनमें से कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर ए, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रेड बैरियर को हटाना ही हम लोग क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, करगिल फूड्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। करगिल फूड्स किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में? उसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट आंसर बताइए। बेसिकली ये एडिबल ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडिबल ऑयल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रीज हैज बीन हिट हार्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन सी ऐसी इंडियन इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली है? 6 का करेक्ट आंसर है टॉय मेकिंग। चाइनीज प्रोडक्ट आने की वजह से जो इंडियन टॉय मेकिंग इंडस्ट्रीज है उसको काफ़ी लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड। यानी कि फॉरेन ट्रेड में इनमें से कौन सा बैरियर है? देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन वाइज। टैक्स ऑन इंपोर्ट हो सकता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। 7 का ए बिल्कुल सही आंसर है, टैक्स ऑन इंपोर्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वन ऑफ द मेजर रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज बीन इन द ग्रोथ ऑफ। 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटसोर्सिंग बाय MNCs। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन एम टू फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब WTO जो बनाया गया था उसका मेन
एम क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से जो भी रेस्ट्रिक्शन है उसको हटाना और इसको प्रमोट करना, ट्रेड को बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, यही डब्ल्यूटीओ का मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डैश कंट्रीज। कौन सी कंट्री ने इसको इनिशिएट किया है? सो डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। और फिर उसके बाद डब्ल्यूटीओ इन जो रूल्स है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, इनको चेक करता है कि इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इसके 4 ऑप्शन बताइए, क्या मिडिल इनकम कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, डेवलपिंग है, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज है? सो बेसिकली ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि डेवलप कंट्री ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। So option number D is correct. Now student, next question, which has played a big role in spreading globalization? Globalization को spread करने में किसका ज़्यादा important role है? पहला है हमारा IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेकेंड बी, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, यस ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और IT दोनों ने काफ़ी रोल प्ले किया है आजकल ग्लोबलाइजेशन को स्प्रेड करने में। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फेयर ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू एंश्योरिंग बेनिफिट्स टू। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होगा कि बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? ए लेबरर्स को, बी प्रोड्यूसर को, सी कंज्यूमर्स को, या डी ऑल ऑफ द अबव। यस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी को, चाहे लेबरर्स हो, प्रोड्यूसर हो या फिर कंज्यूमर्स हो। जब बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन का मिलता है तो हम लोग उसको फेयर ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, एफडीआई। एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव बाय ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया बिलोंग्स टू द। एफडीआई किससे बिलोंग करता है? वर्ल्ड बैंक से? नो। फॉरेन गवर्नमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। बी, मल्टीनेशनल, यस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीनेशनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डब्ल्यूटीओ के कितने मेंबर्स है? नाउ देयर आर 164 मेंबर्स। इनिशियली इसके मेंबर कितने थे? 125 मेंबर्स थे। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, और उस समय इसके 125 मेंबर थे, अब 164 मेंबर। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज। ये बहुत ही इजी है और ये डेफिनेशन हमारे चैप्टर में दे रखा है। रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन होना अलग अलग कंट्रीज के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये चैप्टर भी हमारा इसी बेस पर है, ग्लोबलाइजेशन के बेस पर है। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही होगी, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, SEZ, इसका मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स। इसका मतलब SEZ जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है उसका मेन एम क्या होगा? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे। फर्स्ट, टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, यानी कि फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। क्या ये हो सकता है? यस ये बिल्कुल सही हो सकता है। आगे भी देख लेते। टू एनकरेज स्मॉल इन्वेस्टर, नो गलत। टू एनकरेज रीजनल डेवलपमेंट, यस ये भी हो सकता है, बट मेन मोटिव क्या होगा SEZ का? टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसका मतलब इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में से 4 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत नहीं है? सो ऑप्शन नंबर ए, इट अलाउ फ्री ट्रेड टू ऑल, यस सही है, ये फ्री ट्रेड अलाउ करता है विदाउट एनी
trade barriers. नेक्स्ट, इट एम्स इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. यस, ये इसका मेन मोटिव है, ये बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड, इट इस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स. इसका मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड्स के रिगार्डिंग रूल्स बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, WTO रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स. ये जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनको फोर्स करता है कि वो सारे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर सके. सो ऑप्शन नंबर डी भी सही है. तो इसमें हमारा जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट अलाउ फ्री ट्रेड टू ऑल विदाउट एनी ट्रेड बैरियर्स. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 18. एंट्री ऑफ एमएनसी इन ए डोमेस्टिक मार्केट में प्रूव हार्मफुल फॉर. इसका मतलब जब एमएनसीज एंटर करती है डोमेस्टिक मार्केट में, सो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर है. सो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है. ऑल स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है. सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. ग्लोबलाइजेशन हैड लीड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ. ग्लोबलाइजेशन ने किसकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव किया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑफ ऑल द पीपल. नो, सही नहीं है. सेकंड, ऑफ पीपल इन द डेवलप कंट्रीज. यस, बी बिल्कुल सही है. डेवलप कंट्रीज के लोगों की लिविंग कंडीशन को, यानी कि इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया है ग्लोबलाइजेशन ने. सो 19 का बी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू एमएनसी सेट अप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इन मोर देन वन नेशन. इसका मतलब एमएनसीज अपना ऑफिस और फैक्ट्रीज एक देश से ज्यादा देशों में क्यों स्टैब्लिश करती है? सो देखते हैं इसको ऑप्शन वाइज. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई एंड द एमएनसीज कैन अर्न प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो? नो, ये तो कम से कम होना चाहिए. सो एक गलत. बी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसीज अंडरगोस लॉस. नो, लॉस नहीं होना चाहिए. सो बी भी गलत है. नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो. यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए एंड एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए. सो हमारा 20 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं? सो देखते हैं ऑप्शन वाइज. इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट. नो, गलत. बी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंपनीज. नो, ये भी सही नहीं. इसका करेक्ट आंसर इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एमएनसीज, यानी फॉरेन एमएनसीज जो इन्वेस्टमेंट करती है वही हम लोग क्या कहलाती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नाउ नेक्स्ट. व्हाट अट्रैक्ट्स एन एमएनसीज. एमएनसीज को इसमें से क्या ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि जिस वजह से एमएनसीज दूसरे देशों में जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट, चीप लेबर. यस, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, रेडी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उसकी बात कर रहे हैं. सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इसके करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. इन्वेस्टमेंट मीन्स स्पेंडिंग ऑन विच. फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट. यस, ऑल ऑफ द अबव सही है. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फैक्ट्री बिल्डिंग पे स्पेंड करना, मशीन पे या फिर इक्विपमेंट पे स्पेंड करना. सो 23 का डी बिल्कुल सही आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. बेनिफिट्स enjoyed by company who set up production units in SEZ. SEZ अभी बताया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं किसी कंपनी को? बेसिकली उनको कुछ सालों के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर सम ईयर्स, यानी कुछ समय तक उन्हें टैक्स से राहत मिलेगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मीन्स. इसका क्या मतलब हुआ इंटीग्रेशन होने का मतलब? सो क्वेश्चन नंबर 25 का अगर हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, यानी डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाकर ऑपरेट किया जा सकता है. यस, बिल्कुल सही. नेक्स्ट, वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स. इसका मतलब मोर चॉइस ऑफ गुड्स, ये भी बिल्कुल सही है.
सी कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि प्राइस बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रहेगी। तो इसके तीनों सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, व्हेन वाज द डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश? डब्ल्यूटीओ को कब एस्टैब्लिश किया गया था? इसको 1995 में एस्टैब्लिश किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। Now next, which of the following factors has not facilitated globalization? So इसको अगर हम लोग देखते हैं, इसमें देखो टेक्नोलॉजी, यस इसने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है, सही है। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, इसने भी ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी प्रमोट किया है। डब्ल्यूटीओ तो करता ही है। सो तीनों जब सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ये यहाँ पर गलत है। सो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा था नॉट, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हुआ यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बेनिफिटेड लीस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया? इसका मतलब आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है, और ये आपको बताना होगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको सबसे कम बेनिफिट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का। सो ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बिल्कुल सही है। ए ही हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे कम बेनिफिट हुआ है। बाकी अगर हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, वो बिल्कुल सही है, उनको मैक्सिमम बेनिफिट हुआ है। ऐसे सेकेंडरी सेक्टर का मतलब ही हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू? सबसे कॉमन रूट कौन सा है इन्वेस्ट करने का एमएनसीज के द्वारा अलग अलग कंट्रीज में? सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेटअप न्यू फैक्ट्रीज। सबसे इजी रूट है नई फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना दूसरी कंट्रीज में, ये इन्वेस्ट करने का सबसे कॉमन रूट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ग्लोबलाइजेशन सो फार हैज बीन मोर इन फेवर ऑफ? ग्लोबलाइजेशन ने अभी तक किन को ज़्यादा फेवर किया है? सो अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो हुआ है डेवलप कंट्रीज को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेवलप कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन? ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव देखने के लिए मिला है? फर्स्ट, लेसर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, नो, गलत आंसर। नेक्स्ट, ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, यस ये हो सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नो चेंज इन कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, नो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। चेंज जरूर हुआ है, और क्या देखने के लिए मिला है कि कंपटीशन पहले के मुकाबले ज्यादा है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। नाउ नेक्स्ट, ए कंपनी डेट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्रीज? ए कंपनी जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप, नो, गलत। कॉरपोरेशन, नो। फॉरेन कंपनी, नो। इसको हम लोग करेक्ट आंसर होगा मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन? ग्लोबलाइजेशन से क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलता है हमें? इनफ्लो ऑफ लेबर फ्रॉम अब्रोड, नो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रोड। ग्लोबलाइजेशन से जो दूसरी कंट्रीज होती है वो कैपिटल और टेक्नोलॉजी लेकर आती है। सो बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? सो इंटरनेट ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, या फिर लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल ट्रेड? बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सटर्नल ट्रेड, ये कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबलाइजेशन से। नाउ नेक्स्ट 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर बेनिफिट ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन बिटवीन ए लोकल कंपनी एंड ए मल्टीनेशनल कंपनी? सो हमें इसमें बताना है जब भी ग्लोबलाइजेशन होगा तो उससे लोकल कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज को जॉइंट बेनिफिट होगा। उसका मेजर बेनिफिट क्या होगा आपको ये बताना है ऑप्शन वाइज। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमएनसीज कैन ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन, यानी कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी
वो नई टेक्निक लेके आएगी, सो इससे लोकल कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सा कहलाएगा, इसमें आपको बताना है, अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है। सो ऑप्शन नंबर ए, द मनी डेट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग एंड मशीन एक्सेट्रा। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो भी पैसा हम लोग लैंड, बिल्डिंग और एसेट्स को इनको खरीदने में लगाते हैं, उन्हीं को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। Now next question, question number 37. Which of the following Indian companies are becoming global? इसका मतलब कुछ इंडियन कंपनी के आपको एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सी है जो अभी ग्लोबल बन चुकी है, यानी कि एमएनसीज बन चुकी है। नाउ ए, टाटा मोटर्स, यस बिल्कुल सही है। बी, इन्फोसिस, बी भी बिल्कुल सही है। सी, रेनबेक्सी, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें तीनों सही, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल जोन called dash have been set up to foster globalization in India। इंडस्ट्रियल जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस्टेब्लिश क्यों किया जाता है, ताकि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। आपको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या देखने के लिए मिलता है इंडिया की बिहाफ में अगर बात करें। सो पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, कंपटीशन अमंग सेलर एडवांटेज वेल ऑफ ग्रुप, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। बी, ग्रेटर चॉइस बिफोर कंज्यूमर, यस बी भी बिल्कुल सही है। अब कंज्यूमर को पहले के मुकाबले ज्यादा चॉइस देखने के लिए मिलती है। सो नेक्स्ट, इंक्रीज कंपटीशन बेनिफिट टू द इंडियन कंट्रीज, इंक्रीज कंपटीशन से इंडियन कंट्रीज को काफी बेनिफिट हुआ है, यस सी भी बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई इसके सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, डैश क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोड्यूसर टू मूव बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि प्रोड्यूसर को मौका देता है, अपॉर्चुनिटी, कि वो डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाकर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। सो आपको इसका बताना है सही आंसर क्या होगा। बेसिकली डोमेस्टिक ट्रेड नो, गलत। फॉरेन ट्रेड यस हो सकता है, बी बिल्कुल सही है। लोकल बिजनेस सी गलत, और इंटरनेशनल करेंसी तो वैसे ही गलत है, इसकी करेंसी की तो बात ही यहाँ पर नहीं हो रही। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। फॉरेन ट्रेड क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोड्यूसर सो दैट दे मूव बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। नो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एमएनसीज की आपको फुल फॉर्म बतानी है। सो इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। एमएनसीज मींस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सो ध्यान से इसके ऑप्शन वाइज देख सकते हो, एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे ऑप्शन नंबर बी मल्टीनेशन था, उसमें नेशनल नहीं था, सो ये गलत हो गया। सी था मल्टीनेशनल सिटीज था, सो इस वजह से गलत हो गया। और डी मल्टीनेशनल काउंसिल था, सो दैट्स वाई डी भी यहाँ पर गलत है। सो ए सही होगा इसका, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। नाउ नेक्स्ट 42, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज, यानी कि एमएनसी अपना प्रोडक्शन कहाँ पे सेटअप करेगी। सो इसके देखते हैं ऑप्शन वाइज। वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट, यस सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी, वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स अवेलेबल एट लो कॉस्ट, या बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी भी ऑल्सो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, वेयर द अवेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, जहाँ पे अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी मिल सके। सो तीनों बिल्कुल सही है, दैट्स वाई इसका डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स। सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एमएनसीज अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, चाहे वो मार्केट के क्लोजनेस की बात की जाए, या फिर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हो, या फिर अदर फैक्टर्स हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट डिसाइड टू रिमूव बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया।
इसका मतलब कौन से ईयर में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया था कि जो भी बैरियर्स है फॉरेन ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट पे उसको रिमूव कर दिया जाए। सो बेसिकली ये एलपीजी रिफॉर्म आए थे, ये हुए थे ईयर 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि एसईजेड आर बीइंग सेट अप टू अट्रैक्ट, यानी कि एसईजेड जो सेटअप किया जाएगा उसका मेन मोटिव क्या होगा, क्या ट्रैक करना होगा। सो इसका मेन मोटिव होता है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, यही एसईजेड का मेन मोटिव होता है। और इन कंपनीज को कुछ सालों के लिए टैक्स में रिलीफ मिलता है। सो इस तरीके से हमने आज बेस्ट जो हमारे 40 क्वेश्चन थे प्लस 40 थे, वैसे 44 क्वेश्चन थे, वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारी जो इकोनॉमिक्स है क्लास 10 की वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो सिविक्स है या फिर ज्योग्राफी वो स्टार्ट करेंगे। सो तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।